नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आज का जो विषय सर ने दिया है, आदरणीय वैद्य नवीन जोशी सर जी ने बहुत अच्छा टॉपिक दिया है, यकृत, प्लीहा और मूत्रपिंड। इस पे पांच भौतिक सिद्धांत क्या बोलता है, और वो पांच भौतिक सिद्धांत से हम यकृत के कार्य, प्लीहा के कार्य, मूत्रपिंड के मतलब किडनीज के कार्य किस तरह से देखते हैं, और अगर विकृति हो जाती है तो शरीर में क्या बदलाव आता है, और हम चिकित्सक लोगों को पांच भौतिक चिकित्सा के हिसाब से किस तरह से इसको चिकित्सा करना चाहिए ताकि हमारे पेशेंट ठीक हो। हम लोग दोषों के हिसाब से तो चिकित्सा करते ही है, वो तो नॉर्मल आयुर्वेद में करते हैं, लेकिन पांच भौतिक का सिद्धांत जो है वह समझना, जानना और फिर उस तरह से एप्लीकेशन। मैं अभी आज के लेक्चर में कुछ केसेस भी बताऊंगा जो ये परंपरा से जो आ रहे हैं, वो लोग ने किस तरह से डायग्नोस किया, किस तरह से समझा, और कितना इजी है। मतलब इतना सरल है कि बहुत सारे चीजें हम बहुत दिमाग लगाते हैं कि ये बीमारी ऐसा हो गया है तो इसमें क्या करना चाहिए, ये इन्वेस्टिगेशन कराओ, वो इन्वेस्टिगेशन कराओ। लेकिन इसमें अगर ये बेसिक चीजें समझ आ गई तो इतना इजी चिकित्सा होता है, इतना इजी होता है। और आप लोग भी सुनेंगे ना तो आप लोग को भी मजा आएगा। अभी आप लोग सुनिए। इसमें बताया है कि यकृत, प्लीहा और मूत्रपिंड जो है ये शरीर में तीन प्रधान इंद्रिय हैं। पांच भौतिक सिद्धांत में इनको बहुत ज्यादा महत्व दिया है। यकृत जो है वह आग्नेय तत्व जो रहता है, मतलब क्षार धर्मिता, उसका प्रधान अवयव है। प्लीहा जो है वो अम्ल धर्मिता का प्रधान अवयव है, और मूत्रपिंड जो है वो दोनों को बैलेंस करने वाला, मतलब क्षार धर्मिता और ये अम्ल धर्मिता, इन दोनों को बैलेंस करने वाले किडनीज। इस तरह से मूत्रपिंड ऐसा बोला जाता है। मूत्रपिंड का मतलब यह है कि यहाँ पे किडनीज को पूरा स्पेसिफाई किया है, जहाँ पे मूत्र क्षमता है, बनता है और फिर वो विसर्जन के लिए आगे जाता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यकृत, प्लीहा और मूत्रपिंड पे अगर हम पूरा आयुर्वेद के ग्रंथ देखेंगे तो उतना एनाटॉमी, फिजियोलॉजी उतना ज्यादा डिटेल में नहीं है। सुश्रुत में एक लाइन में बोल दिया यकृत प्लीहानो शोणितजो, मतलब यकृत और प्लीहा है ना वो रक्त से वो बनता है, बस ऐसा बोल दिया है। और वो मातृज अवयव है ऐसा बस बोल दिया है। ग्रंथ में वर्णन के सभी विषय जो है वो सारांश के रूप में है, मतलब समरी के रूप में है। क्योंकि क्या हुआ कि पहले हमारे पास जितने भी ग्रंथ थे, वह जब अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया नालंदा यूनिवर्सिटी पे तो बहुत सारी चीजें जला दी गई। तो हमारे पास जो ग्रंथ है वो सब सारांश के रूप में है, मतलब ऐसे ग्रंथ जो, और वो भी बचा लिए गए। जब मुस्लिम अटैक हुए बहुत ज्यादा तो बचा लिए गए ग्रंथ, तो उसमें चरक सुश्रुत वगैरह के कुछ कुछ भाग बचा लिए गए, तो हमें सारांश के रूप में मिलता है, उसका विस्तृत विवेचन नहीं मिलता है। कोई भी रोग जो रहता है वो ग्रंथों संप्राप्ति अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें हमें दिखता है कि एक या दो श्लोक में वो संप्राप्ति बता दिया जाता है। मॉडर्न साइंस में अगर आप देखेंगे तो हरिसन में तो पूरा डिटेल में पूरा पैथोलॉजी बताते हैं, पैथोफिजियोलॉजी क्या हुआ है और फिर हिस्टोलॉजी क्या है, उसमें क्या चेंजेस है।
ऐसा आयुर्वेद में नहीं है, शॉर्ट में बताया है। लेकिन विवेचन करने का अगर हम लोग सोचें तो हम केवल 1 या 2 श्लोक में अगर करेंगे तो नहीं हो सकता है। और पूरा आयुर्वेद अगर देखेंगे तो सूत्र में बताया है, मतलब वो पूरा हम लोग उसको गा सकते हैं, ऐसे सूत्र के श्लोक के रूप में बताया है। और एक से दूसरा रिलेटेड है, लेकिन एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं बताया है, या पैथोलॉजी ऐसे नहीं बताया है। जैसे हम लोग हर्ष मोहन का पैथोलॉजी का बुक देखते हैं वैसा नहीं बताया है। फिर हम लोग अगर देखते हैं तो आयुर्वेद जो है मृत्यु लोक में, जो आयुर्वेद है वो स्वर्ग से लाया गया, तो ऋषि लोगों ने ही लाया। भरद्वाज मुनि ने ही कॉन्फ्रेंस वगैरह करके, और फिर भरद्वाज मुनि इंद्र से सीख के और यहाँ पर लेके आए। तो उनकी बुद्धि जो थी वो बहुत तीव्र थी, उनको सब चीज दिखता था और उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त था। तो उनको रोगी के होने में, शरीर में सारे, जैसे हम लोग आज सीटी स्कैन और एमआरआई का सहारा लेते हैं मशीन का, उन लोगों को दिव्य दृष्टि से सारा चीज दिखाई देता था। और उसी तरह से विद्यार्थी भी जो होते थे उस टाइम पे ज्ञान अर्जन करने के लिए, उनकी भी परीक्षा होती थी, और वो लोग भी एकदम सात्विक होते थे। उन लोगों को भी मतलब जो भी चीज देखना है, समझना है, उनको भी दिव्य दृष्टि से ही ज्ञान प्राप्त हो जाता था। दूसरा बात है कि दिव्य दृष्टि हम लोगों ने महाभारत में भी देखा है कि संजय जो थे, संजय को जो दिखता था वो धृतराष्ट्र को बता रहे थे। उसमें वो ना मतलब बायस नहीं थे, मतलब जो दिख रहा है वो बताएंगे, अच्छा हो या बुरा हो। अगर दुर्योधन मारा गया तो दुर्योधन मारा गया, वो कभी ऐसे एक फेवर में नहीं बोले पांडवों को ये हुआ तो वो वैसे बोल। ऐसा दिव्य दृष्टि प्राप्त होना जिसमें कोई भी मतलब कोई मन का वो नहीं रहता है कि हम किसी के फेवर में करते हैं, उसको हम बोलते हैं अनबायस्ड। तो ऐसा ही दिव्य दृष्टि उन लोगों को प्राप्त होता था। अब हम लोग आगे देखते हैं तो हम लोग अपने आयुर्वेद में देखते हैं तो पूरा आयुर्वेद जो है वो सूत्र रूप में लिखा हुआ है। सूत्रों का जब हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं तब हमें बहुत कुछ जानकारी मिल जाती है आयुर्वेद के ग्रंथों से पेशेंट में। अब जैसे कि बताया गया है कि आमाशयस्थ दोष जब रसानुग हो जाते हैं तब ज्वर रोग की उत्पत्ति हो जाती है। अगर वो आमाशयस दोष रसानुग नहीं होंगे, मतलब रसवस स्रोतस में दृष्टि नहीं होगी, वहां पे अवरोधात्मक संप्राप्ति नहीं होगी, आम जाएगा नहीं, तो ज्वर भी उत्पन्न नहीं होगा। तो ये जब हम लोग पढ़ते हैं तो ये अवस्था कैसी होती है, एक्चुअल में कैसी होती है, इसको कभी किसी ने मशीन से देखा है क्या? हम अनुमान लगाते कि हाँ रसवस स्रोतस में दुष्टि है और इस तरह से हो गया है। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से, जैसे कि आजकल मॉडर्न साइंस में देखा जाता है, हर चीज देखा जाता है कि स्पर्म सेल्स कैसे जा रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे हो रहा है, ऐसे रस धातु में आम चला गया है और ज्वर की उत्पत्ति हो रही है। ये किस तरह से होती है, कैसी होती है, दोष रसानुगग होते हैं तो कैसे होते हैं, ये हम केवल दिमाग में इमेजिन करते हैं। ये मेरे को ही नहीं है, लेकिन आप लोगों को भी मन में आता होगा कि ये कैसे, तो ये दिव्य दृष्टि से दिखता था उस टाइम पे। और आज उतनी मतलब हाई टेक्नोलॉजी की मशीन नहीं बनी है जो आम दोष देख पाए। मतलब हम लोग सोनोग्राफी कर लेते हैं, एमआरआई कर लेते हैं, हमें सॉफ्ट ऑर्गन्स दिख जाते हैं, लेकिन आम दोष बढ़ के अग्निमंदता होके और आम दोष रस धातु में जा रहा है, ये हमें दिखता नहीं है। रसवस्त्रोतस्कु दुष्ट ये दिखता नहीं है, ये केवल दिव्य दृष्टि से दिखता था। मतलब उनकी दृष्टि और कितनी ज्यादा अच्छी थी, सूक्ष्म थी। उसी तरह से मन के उत्तम उच्चतम लेवल पे जाने के बाद उन लोगों को जप और तप और जप तप और ये कर्म कांड करके उनको ना हर चीज दिखाई देता था। वो आंखें बंद करके दुनिया में क्या हो रहा है वो सब भी देख सकते थे। तो इसीलिए उन लोगों ने जो भी सूत्र रूप में आयुर्वेद लिखा है तो उनको सेटिस्फेक्शन मिल जाता था कि आयुर्वेद में जो लिखा है, जब बोलते हैं कि आमाशय में अग्निमंद हो जाता है तो आम की उत्पत्ति होती है, फिर रसवस स्रोतस और स्वेदवस स्रोतस दुष्ट हो जाते हैं, अवरोध हो जाता है, फिर वहां की पाचक अग्नि जाके विमार्गमन होके पूरे शाखाओं में जाती है, ज्वर उत्पन्न होता है, तो उनको सेटिस्फेक्शन मिल जाता था। लेकिन आगे आगे अवस्था बढ़ते गई, उसके बाद में जप और तप करने वाले और कर्म वगैरह करने वाले लोग भी चले गए। आज का जमाना बदल गया है, अभी आज के जमाने में कोई जप और तप थोड़ा ना करता है, सब डॉक्टर है। तो अभी केवल केवल ऋषि लोग तो चले गए, समय बदला, कलयुग आया, तो अब केवल और केवल क्या बचा है, तो सूत्र बचे हैं आयुर्वेद के, जितने ग्रंथ है सूत्र रूप में है। अगर हम लोगों ने देखा तो स्वास्थ्य संबंधी जितना भी ज्ञान है वो श्लोक रूप से ही हम लोग को दिखाई देता है। और वह परंपरा जो थी, ऋषि लोगों की जो परंपरा थी वह सब चली गई। तो उस टाइम की जो निदान और चिकित्सा की पद्धति थी वह भी लुप्त हो गई है, उस स्टाइल की, उस जमाने की दिव्य दृष्टि से प्राप्त होने वाली, वह सब लुप्त हो गई है।
अब उसका फायदा, अभी उसका कुछ फायदा भी हुआ कि अभी हमारे पास जो ज्ञान मिला है वो सूत्र रूप से मिला है, मतलब वो दिव्य ज्ञान जो है वो आज हमारे पास है, लेकिन सूत्र रूप से हमें उस पर और एनालिसिस करके समझना पड़ता है पेशेंट में। इसी तरह से हम लोग देखते हैं तो हम लोग ना क्या करते हैं कि हम सूत्रों का अध्ययन करते हैं। आप लोगों ने यहाँ देखा होगा आयुष दर्पण पे कि हम लोग सुबह माधव निदान पढ़ते हैं, फिर अष्टांग हृदय पढ़ते हैं सुबह सुबह, और वह मन में अच्छे तरह से पढ़ के फिर उसको चिंतन मनन करके फिर प्रत्यक्ष व्यवहार में हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं, मेडिसिन देते हैं, और उसके बाद में क्या रिजल्ट आ रहा है उस पर हम डिस्कस भी करते हैं क्लिनिकल इंटरेक्टिव सेशन में। तो हमें पता चलता है कि हाँ ये सूत्र रूप से लिखा है, तो इसका मतलब हमें कुछ तो दिख रहा है, तो इसका मतलब सूर्य प्रकाश के तरफ हम लोग चल चल रहे हैं, सूर्य को नहीं देख रहे हैं लेकिन सूर्य प्रकाश यहाँ पे लाइट है, इस तरह से जाना है, हमें एक डायरेक्शन मिल रहा है ग्रंथों को पढ़ के। ये हमारा कुछ ना कुछ तो अच्छा है, सुदैव है कि हम लोग को हम एक लाइन जो पकड़े हैं वहां से हम लोग जा सकते हैं। इसी तरह से यकृत प्लीहा और मूत्र पिंड का अभ्यास करते समय उसका प्रत्यक्ष अनुभव लेना, ये भी हमें मतलब अंदर से निकालना पड़ता है। लेकिन बहुत बार ना मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि यकृत के विकार, प्लीहा के विकार, मूत्रपिंड के विकार, हाँ मॉडर्न साइंस में पता है सब कुछ, हेपेटाइटिस ए बी सी ये सब हो जाता है, स्प्लिनोमेगाली होता है, हिपेटोमेगाली होता है, नेफ्राइटिस होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, मॉडर्न साइंस में सब होता है। लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से यकृत के विकार, प्लीहा के विकार, किडनी के डिजीजेस, ये सब क्या होता है? तो उसके लिए फिर क्या होता है कि उसके लिए आयुर्वेद के हिसाब से करे तो तपश्चर्या करना, ये सब बहुत जरूरी है। लेकिन आज ये आयुर्वेद का रहस्य जो है वह समझना थोड़ा मुश्किल है, उस स्टाइल में अगर समझना है तो सूत्र को देखते ही हम लोग को बहुत सारे लोग सूत्र देखते हैं तो आंखों के आगे ऐसा लगता है कि पहाड़ आ गया, सूत्रों में क्या लिखा हुआ है, अगर कोई समझाने वाला नहीं रहा तो संस्कृत तो समझ ही नहीं आता है बहुत सारे लोगों को। फिर ऐसा लगता है कि हम कहाँ आ गए, बीएमएस के बच्चे भी सोचते हैं कि ये क्या है साइंस, ये क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जब एक एक सूत्र खोलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, तो हम हमें समझ जाता है कि हाँ इसका फिर उपासना करना पड़ता है, हमें पढ़ना पड़ता है, मनन करना पड़ता है, डिस्कशन करना पड़ता है, तब हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाता है कि हाँ ये सूत्रों में जो लिखा है वह सब सच है। उसी तरह से आगे अब हम देखते हैं तो जब हम लोगों ने सुश्रुत संहिता देखा तो उन्होंने क्या बोला है, यकृत प्लीहानो शोणितजो, मतलब यकृत और प्लीहा है वो रक्त से बना हुआ है। अब इसमें देखते हैं कि यकृत और प्लीहा की उत्पत्ति किससे हुई है, तो रक्त से हुई है। इसके बाद और हमें कुछ मालूम नहीं है कि यकृत और प्लीहा की उत्पत्ति रक्त से हुई, उसके बाद क्या बताया। तो दूसरा फिर हम रक्त धातु जब देखते हैं तो रक्त धातु जो है वो सप्त धातुओं में सेकंड नंबर का धातु है, और ये रक्त धातु है। ऐसे बोला जाता है जीवनम रक्तम जीव इति स्थिति, रक्त है तो जीवन है, और जीवन कार्य रक्त करता है। तो दोष, सप्त धातु और मल, इन सब में रक्त धातु का जरूर इसमें कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट रहता है, तभी दोष यहाँ पे यहाँ से वहां गमन कर पाते हैं। उसी तरह से सप्त धातुओं में रक्त का गमन होता है, मतलब वहां पे ऐसे संचरण होता है, तभी सप्त धातु का भी कार्य होता है। मल में भी सूक्ष्म रूप से रक्त रहता ही है, और वहां पे भी मल बनना, सार्किट विभाजन होना, मल अलग होना, वहां पर भी ब्लड का जो रक्त धातु का जरूर इन्वॉल्वमेंट रहता ही है। अब हम जब देखते हैं कि यकृत और प्लीहा है रक्त धातु से ही बना है, उसको फिर हम लोग देखते हैं तो हम लोग और रिसर्च करने जाते हैं कि रक्त धातु से उत्पत्ति हुई तो और किस तरह से बना है। फिर हम लोग को और पता चलता है कि ऐसा बताया गया है सब जगह कि पांच भौतिक आहार लेते हैं, उसमें भक्ष्य, भोज्य, लेह और मतलब अलग अलग चतुर्विध आहार का पचन का संस्कार हो जाता है, और उससे सबसे पहले रस धातु बनता है। ऐसा हम लोग को फर्स्ट ईयर बीएमएस से सिखाया गया है। पहले रस धातु बनता है, उसके बाद में रस से रक्त बनता है, उपस्नेह न्याय से आगे आगे पोषण होते जाता है, धातु परिपोषण न्याय, केदार कुल्या न्याय, फिर उपस्नेह न्याय, या फिर खले कपोत न्याय, और या फिर शीर दधि न्याय। इनसे अलग अलग जो धातु को जो चीज चाहिए उससे बनता है। साधारणतः रस से रक्त बनता है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है, और यही रक्त से फिर इंद्रियों का पोषण होता है। कोष्ठ में अग्नि जो है पचन होने के बाद अलग अलग अवस्थाओं में जाने लगती है, और फिर वो मतलब जो भी रस है उससे रक्त बनता है, ऐसा हम लोगों ने सभी ने पढ़ा है। फिर स्थायी रक्त धातु बन जाता है, तो रक्त धातु से फिर वो पूरे शरीर में जब सर्कुलेट होता है तो वर्धन और पोषण होने लगता है। तो इसका मतलब ये है कि आमाशय में जो अग्नि है वही कारण है
वो आहार रस से रस और रक्त आगे आगे बढ़ाता है। वही अग्नि जो है वो धातु अग्नि के रूप में है। वही अग्नि जो है वह मतलब ये पांच भौतिक अग्नि के रूप में भी सूक्ष्म रूप से शरीर में रहती है। अग्नि का ही बहुत ज्यादा महत्व रहता है। वर्धन होना या पोषण होना यह सब अग्नि पर ही अवलंबित रहता है, उस पर ही आश्रित रहता है। तो अग्नि का सामर्थ्य जो है, इसका मतलब है कि तेज महाभूत, तेज महाभूत का उष्णत्व, तीक्ष्णत्व, दाहकत्व, उसको कम करने के लिए पृथ्वी और आप, इन दोनों महाभूतों का गुणधर्म कारण होते हैं। अब पृथ्वी और आप जो है उसके द्रव देखेंगे हम लोग तो गुरु, घन, द्रव, स्थिर, स्निग्ध और पिच्छल। ऐसे जब हम आहार का सेवन करते हैं, वैसे जब हम लोग करते हैं, मतलब अगर हम कुछ खाएंगे नहीं, पृथ्वी और आपका उसमें बॉडी में मतलब नरिशमेंट नहीं होगा, तो फिर केवल उष्णत्व, तीक्ष्णता, दाहकत्व बढ़ेगा और वायु आकाश बढ़ेगा, मतलब क्षार धर्मियता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो उसको बैलेंस करने के लिए पृथ्वी और आप महाभूत प्रधान हम लोग गुरु पदार्थ खाते हैं, मतलब बहुत गुरु नहीं, जो अग्नि को पचा दे उतना गुरु, घन, द्रव, स्निग्ध, स्थिर, स्निग्ध, पिच्छल, ऐसे आहार का सेवन करते हैं। और पृथ्वी और आप भूत अगर हम देखें तो कोई भी और महाभूत है वो शरीर का वर्धन नहीं कर सकते हैं। पृथ्वी तत्व और आप तत्व तो शरीर में चाहिए ही चाहिए, और क्योंकि इनका नित्य सेवन करते हैं तो शरीर वर्धन होता है। उसी तरह से अगर हम लोग देखें तो अगर ये चीज का ज्यादा प्रमाण बढ़ गया, शरीर में गुरुता, घनता, द्रवता ये ज्यादा बढ़ गई तो फिर बीमारी हो जाता है। ये भी हम लोगों ने देखा है। मतलब बैलेंस स्टेज में समधातु, समदोष, सम मलक्रिय, प्रसन्नात्मेन्द्र स्वस्थ विधीयते, ऐसा बोला जाता है। कोई भी महाभूत जो है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, सब चीज बैलेंस्ड होना चाहिए। पांच भौतिक स्वरूप में अगर हम लोग देखते हैं तो तेज महाभूत का अंश का जितना सामर्थ्य होगा उससे ही शरीर में संतर्पण होता है, मतलब ये होता है कि नरिशमेंट होने लगता है। और तेज के अंश के जैसा ही आप महाभूत और पार्थिव महाभूत उसके अंश से वह शरीर में प्रमाण में रहे, हिसाब से हम खाएं, उसका प्रमाण योग्य रहे तो उनका पचन हो जाता है और उसके बाद में फिर शरीर में वह लगने लगता है, शरीर को उपयोगी पड़ने लगता है। अगर यही पार्थिव द्रव्य नम रहे और तेज अंश ज्यादा रहे तो उससे क्या होता है कि मतलब अगर हमको पार्थिव द्रव चाहिए, आप द्रव्य चाहिए और वह चीज नहीं मिल पा रहा है, लेट खा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, लेट खाने से या ज्यादा खाने से, तो उससे क्या होता है कि पार्थिवता और आप्यता, मतलब आप महाभूत का अंश है वो पच नहीं पाता है और वो बढ़ने लगता है और यही से आम उत्पत्ति होती है। अग्नि की क्रिया नहीं हो पाती है। जैसे विषमाशन, मेरा कहने का मतलब है कि विषमाशन जब होने लगता है तो आप और पृथ्वी के अंश जो है वो पच नहीं पाते हैं और वहां से आम की उत्पत्ति होने लगती है। और इसमें जो रस धातु बना, उसमें हम देखेंगे तो रस धातु में तेज महाभूत का उतना योगदान नहीं रहता है, मतलब जाठराग्नि मंद रहती है, रस की अग्नि मंद रहती है, तो उसके वजह से फिर रोग उत्पन्न होने लगता है। तो इसीलिए बोला है कि कोष्ठस्थ अग्नि से ही जब हमको चिकित्सा करनी होती है तो हम कोष्ठ में अग्नि जो है उसी को बढ़ाते हैं। और जो पार्थिव और आप महाभूत प्रधान जो आम उत्पन्न हो गया है विकृत स्वरूप का, उसको पचाने के लिए हम लोग दीपन और पाचन करने वाले द्रव्य देते हैं, मतलब क्षार धर्मी द्रव्य देते हैं कि वह पचाए। और अगर योग्य रीति से पचन नहीं होगा तो मल वृद्धि ज्यादा होने लगती है, सार कीट विभजन ना हो, ठीक से ना होके मल भाग ज्यादा बनने लगता है, सार भाग कम पड़ने लगता है। तो इस सब से हमें ये पता चलता है कि अग्नि, और अगर वो मल भाग ज्यादा बनने लगा, आम भी बनने लगा, मल भी बनने लगा, तो स्त्रोतरोध बहुत ज्यादा हो जाता है और वह रोग का बीज इस तरह से उत्पन्न हो जाता है शरीर में। आगे हम लोग देखते हैं कि तो रोगोत्पत्ति होने के लिए प्रज्ञापराध, असात्वेन्द्र और काल, ये जो तीन कारण बताए हैं, तो उसमें हम लोग आहार और विहारता कुछ गड़बड़ हो गई तो त्रिदोषों की साम्यावस्था बिगड़ जाती है। और अगर मलों की साम्यावस्था बिगड़ जाती है तो स्त्रोतरोध उत्पन्न हो जाता है। इसी तरह से विजातीय द्रव्यों का वर्धन हो जाता है। विजातीय द्रव्य मतलब जो बॉडी को नहीं चाहिए, टॉक्सिन से उनका वर्धन होने लगता है। और फिर जब पृथ्वी और आप महाभूत प्रधान मल बढ़ने लगा, आम बढ़ने लगा, तो यकृत के पास जाके वह फिर क्या करता है कि यकृत में स्त्रोतरोध करने लगता है। उसके वजह से पित्त का स्त्राव जो है यकृत से होना चाहिए जो नॉर्मल, वो विकृत स्वरूप का होने लगता है। और कुछ दिन जाने के बाद, कुछ टाइम जाने के बाद, स्त्रोतरोध का प्रमाण बढ़ने के बाद यकृत में विजातीय द्रव्य बढ़ने लगते हैं और उसका इफेक्ट ये होता है कि यकृत का जो प्रमाणता वृद्धि होने लगती है, जिसको हम हिपेटोमेगली बोलते हैं।
इसमें फिर हम लोग यकृत के भाग में अगर स्पर्श करते हैं, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं, तो वहां पे स्पर्शासहत्व आने लगता है। वहां पे हम लोग अगर ध्यान न दें, कोई पेशेंट भी ना ध्यान दे, डॉक्टर को भी नहीं पता है, तो वहां पे वृद्धि बहुत ज्यादा होने लगती है। और फिर उसके बाद में कुछ टाइम जाने के बाद वहां पे यकृत के भाग में काठिन्यता आने लगती है। फिर उसके बाद में बुखार आने लगता है, ज्वर होता है, मल शुद्धि साफ से नहीं होता है, भूख नहीं लगता है, फुफ्फुस के भाग में दुखने लगता है, वो भाग जड़ जड़ बहुत हैवी हैवी लगने लगता है। यकृत के ऊपर की जो सिराएं हैं रिब्स के नीचे, वह सब रिब्स के ऊपर हमें सब ऐसे प्रोमिनेंट दिखाई देने लगती है। बहुत बीच बीच में खांसी आती है, आंखें दुखने लगती है, फिर खांस खांस के बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। उसी तरह से ऐसा लगता है कि मतलब यहाँ पे यकृत की दुष्टि हो रही है, ऐसे दिखने लगता है। उसी तरह से यकृत से जो साक्षात पित्त का स्त्राव है, वह अच्छे से नहीं होने की वजह से स्त्रोतरोध ऐसा समझ आने लगता है। कोष्ठ की अग्नि मंद हो जाती है, और उसमें जो सर्व जितना भी सिस्टम है जो आश्रित है, वह भी बिगड़ने लगता है। ये आप लोगों ने देखा होगा। एक मिनट म्यूट रखिए। फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि रस रक्तादि धातु जो है प्रकृतिस्थ न रखे मल स्वरूप से रस बनने लगता है। रस का मल क्या है? तो कफ है। और रक्त का मल क्या है? तो स्वेद है। मेद का मल है स्वेद है। तो ये सब रक्त का मल है पित्त है। तो ये सब क्या वृद्धि ज्यादा होने लगता है मल स्वरूप से। ये रस रक्त ये सब बनने लगते हैं बहुत ज्यादा। रक्त में विजातीय विषारी द्रव्यों का प्रमाण बढ़ने लगता है, और वह पूरे शरीर में फैलने लगता है। फिर आग अब ये विष बढ़ने लगा शरीर में, किसी भी रूप से, आम के रूप में या विजातीय द्रव्य बढ़ने लगा, तो फिर वो क्या होता है कि उसमें प्लीहा की भी विकृति तुरंत होने लगती है। अगर यकृत बिगड़ा तो प्लीहा जरूर बिगड़ेगा। उसके बाद में देखते हैं कि रक्त से जो विष बाहर निकलना चाहिए, वह बाहर निकालना जरूरी है, बॉडी उसको एक्सपेल करना चाहती है, लेकिन उसको यश नहीं मिल पाता है। तो इसके वजह से यह जो प्लीहा है, प्लीहा जो रक्त को मतलब वहां से यहाँ से नहीं निकल पा रहे तो प्लीहा से निकल जाए, कैसे भी बॉडी क्लीन हो, वो नहीं निकल पाता तो प्लीहा की भी वृद्धि होने लगती है। प्लीहा की वृद्धि होती है तो अम्ल धर्मिता बढ़ने लगता है, मतलब पार्थिवता और जलीयता शरीर में उस साइड बढ़ने लगता है, और उसकी वजह से अग्निसाद ये लक्षण आता है। फिर फीवर आने लगता है, ज्वर आने लगता है, पूरा शरीर में थकावट ग्लानी जो रहता है, शारीरिक थकावट ग्लानी और मानसिक थकावट क्लम, ऐसे सिम्टम होने लगते हैं। और दिमाग जो है वो एकदम बुद्धिमांद्य की तरह ऐसे होने लगता है। उसी तरह से प्लीहा के बाद में हम लोग अगर चेक करते हैं, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं, तो वहां पर भी बहुत ज्यादा दुखने लगता है, स्पर्शासात हो जाता है, और कुछ दिन के बाद वह वहां पे बहुत ज्यादा कड़क लगने लगता है। मतलब पता चलता है कि यहाँ पे स्प्लिन बढ़ रहा है, मतलब स्प्लिनोमेगैली हो रही है। हिपेटोमेगैली तो हुई है, स्प्लिनोमेगैली भी होने लगती है। और वहां पे स्प्लिनोमेगैली बढ़ना है, उसका मतलब क्या है? स्त्रोतरोध बढ़ गया है वहां पे। और फिर हम लोग फिर देखते हैं तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है, जो बड़ा वाला आंत्र है, वहां पे गुड़गुड़ गुड़गुड़ होने लगता है। और साथ में जब पेट साफ नहीं हो रहा है, हिपेटोमेगैली भी है, स्प्लिनोमेगैली भी है, पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ बढ़ रहा है, तो हृदय भी दुखने लगता है, खांसी आती है, पेट में ऐसा लगता है कि हवा भरा हुआ है, हवा निकल नहीं पा रहा है, मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है। तो ये सारे लक्षण देखते हैं तो हमें पता चलता है कि प्लीहा की विकृति हो गई है, ऐसे दिखाई देने लगता है। अब आगे देखते हैं तो यकृत और प्लीहा जो दोनों अवयव हैं, वो मृदु स्वरूप के मात्रज अवयव बताएं। मात्रवंशीय मतलब माता से उसके सारे सेल्स मिलते हैं, जीन्स मिलते हैं, और वो माता से ही बनने वाले हैं। जो पितृज हैं वो अलग है, लेकिन यहाँ पे अस्थि वगैरह, यहाँ पे मातृज अवयव बताए हैं। उनकी उत्पत्ति रक्त से होती है, लेकिन दोनों अवयव जो है यकृत और प्लीहा है, वो दोनों अलग अलग हैं, उनके काम भी अलग अलग हैं। निरोगी अवस्था में यकृत से अगर पित्त का स्त्राव अच्छे से होता है, पाचक पित्त का स्त्राव होता है, तो उसका अन्न पे संस्कार होता है, और फिर अन्न पे संस्कार होने से एक अच्छे प्रकार का रस धातु बनने लगता है। और फिर रस बनने लगा तो इसका मतलब सारा सिस्टम अच्छा होने लगा, अग्नि अच्छा हो गया तो फिर उसकी वजह से रस रक्त धातु की वृद्धि होने लगती है। शरीर धारण करने के लिए रक्त जो है वो शरीर में घूमते रहता है, और उसी तरह से हमें कुछ रक्त शरीर में भी रखना पड़ता है जब रक्त सर्कुलेट हो रहा है। तो इसीलिए प्लीहा में, जहाँ जो प्लीहा है, स्प्लीन है, वहां पे रक्त का थोड़ा स्टोरेज होता है, ऐसा पांच भौतिक चिकित्सा में बताया। और मॉडर्न साइंस भी बोलता है कि थोड़ा सा वहां पे रक्त जमा होता है। और ऐसा बोला जाता है आयुर्वेद में कि रक्त का मूल स्थान कौन सा है? तो यकृत और प्लीहा है, एक जगह उत्पत्ति एक जगह नाश होना।
आरबीसी डिस्ट्रक्शन कहाँ होता है, तो प्लीहा में होता है। मतलब वहां पे कुछ ना कुछ स्टोरेज ऐसा रक्त रहता है। जीर्ण ज्वर जब रहता है, जो क्रॉनिक फीवर रहता है, 21 डेज के बाद भी फीवर बॉडी में रही रहे, तो उसका परिणाम ये होता है कि रक्त में विषाणु बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, मतलब विष तत्व ज्यादा तैयार हो गए, और उसका इफेक्ट जीर्ण ज्वर के बाद प्लीहा वृद्धि, स्प्लीनोमेगाली हमें जरूर दिखता है, 100% दिखता है। और अग्नि मंद होना, यह भी दिखता है। अग्नि जीरो नहीं हुआ है, लेकिन अग्नि मंद हो जाता है जी। फिर हम लोग देखते हैं कि ज्वर के विष जो है रक्त में बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं, तो प्लीहा के जो रक्त का स्थान है, जहाँ पे स्टोरेज होता है, जैसे हम लोग पानी टैंक में पानी रखते हैं, कंटिन्यू पानी तो आता नहीं है, तो हम लोग टैंक में रखते हैं, सिंटेक्स के टैंक में रखते हैं, तो वहां से फिर पानी जब चाहिए वहां हमें मिलता है। इसी तरह से प्लीहा में ये जितने विषाणु है, जहाँ पे रक्त जमा है, बाकी तो सर्कुलेट हो रहा है, लेकिन प्लीहा में संचित होता है, वहां पे ये स्त्रोतरोध होने लगता है और प्लीहा की वृद्धि होने लगती है। एक ही घर में रहने की वजह से, मतलब अगर पूरा शरीर में देखें तो एक घर है यकृत और प्लीहा सारे ऑर्गन्स का, तो एक ही घर में रहने की वजह से, और रक्त का मूल स्थान यकृत भी है, तो इसलिए यकृत पर भी परिणाम आने लगता है। तो जीर्ण ज्वर के बाद बहुत बार हिपैटोमेगली, यकृत भी बहुत ज्यादा सूज जाता है, बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद में और हम लोग देखते हैं तो ये शरीर की अवस्था जो है ना, वो मतलब जो कांटा होता है ना, उस तरह का रहता है। अगर मतलब कांटा का मतलब है तराजू, तराजू की तरह रहता है। जैसे कि अगर दूसरे साइड में अगर पानी ज्यादा बहने लगा, तो फिर दूसरा परिणाम होगा, अगर इस साइड होने लगा तो दूसरा परिणाम होगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए मूत्रपिंड जो रहता है, किडनी जो रहता है, मतलब अम्ल धर्मिता क्षार धर्मिता को बैलेंस करने के लिए मूत्रपिंड जो रहता है उस पे परिणाम होने लगता है। अगर मूत्रपिंड पे परिणाम होने लगा, किडनी पे परिणाम होने लगा, क्षार धर्मिता अम्ल धर्मिता, हम लोग मॉडर्न साइंस में भी देखते हैं कि यूरिन का एसिडिक नेचर है कि अल्कलाइन नेचर है, वो चेक किया जाता है। उसी तरह से अगर अम्ल धर्मिता या क्षार धर्मिता इम्बैलेंस होने लगा, तो किडनीज पे मतलब स्वेलिंग आने लगती है। उसी तरह से यकृत से पित्त स्त्रवित होने की वजह से पित्त का स्त्राव करने वाला पित्त का, फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि पित्त का स्त्राव करने का जो सिस्टम है, अन्न पे पित्त का संस्कार होके रक्त बनने के बाद, फिर उसके बाद में थोड़ा सा प्लीहा में संचित होने के बाद इंद्रियों का कार्य होना, ये सब दोनों अलग अलग कार्य हैं। यहाँ पे रस धातु को रंजक पित्त से उसको कलर मिलता है, तो ऐसा बोलते हैं कि रक्त की उत्पत्ति यकृत में होती है और प्लीहा में उसका नाश होता है रक्त का, और वहां स्टोरेज भी होता है। इसलिए दोनों का कार्य, यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन होता है यकृत में, प्लीहा में स्टोरेज होता है, दोनों का कार्य अलग है। ये आग्नेय तत्व है, वहां पे अम्ल धर्म्यता, यहाँ पे क्षारीयता रहती है, वहां पे मतलब आप ऐसे पृथ्वी और आप, ये तत्व ज्यादा वहां पे दिखाई देने लगते हैं। इसी तरह से आहार विहार में अगर कम ज्यादा होने लगा तो इंद्रियों पे भी परिणाम दिखने लगता है, मतलब इंद्रियों पे और ये अपने ऑर्गन्स पे भी परिणाम दिखने लगता है। जैसे कि विदाही और अभिसंधि पदार्थ किसी ने बहुत ज्यादा खाया, मतलब विदाही मतलब बहुत ज्यादा मतलब दाह उत्पन्न करने वाली चीजें, मतलब एक ही तेल में बार बार बनाया हुआ जो जला हुआ तेल है उसमें बनाया हुआ समोसे, जला हुआ तेल, या फिर बहुत ज्यादा स्पाइसी खाया, बहुत ज्यादा मिर्ची, लाल मिर्ची पाउडर वगैरह, विदाह उत्पन्न करने वाली चीजें खाई, या अभिसंधि पदार्थ खाया, जैसे दही बहुत खाया डेली, या मिक्स फ्रूट सैलेड खाया। यह सबसे क्या होता है कि स्त्रोतोरोध होता है, रक्त की दुष्टि होती है। रक्त जो दुष्टि होगी तो रक्त का जो स्टोरेज स्थान है, अगर पानी गंदा आ रहा है तो पानी का जो टैंक है वो भी गंदा हो जाता है। इसी तरह से प्लीहा में वृद्धि हो जाती है, तो इसलिए प्लीहा वृद्धि एक अलग सिम्टम है और यकृत वृद्धि एक अलग सिम्टम है। उसी तरह से हमें देखने को मिलता है कि लेफ्ट साइड में प्लीहा बढ़ जाती है, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में, और क्या है कि एक दूसरे से कनेक्टेड है ये दोनों जो मूल हैं, यकृत और प्लीहा, अगर एक पे परिणाम होगा तो यकृत पे भी हो जाएगा, तो यकृत भी बढ़ने लगता है राइट साइड में। तो मतलब जो रक्त की उत्पत्ति करता है और रक्त को स्टोरेज करता है, ये दोनों गड़बड़ होने लगते हैं। रक्त दोष का अगर हम लोग देखते हैं कि रक्त दोष विकृत है तो प्लीहा के वजह से प्लीहा में भी दुष्टि होने लगती है। फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि यकृत का स्त्राव जो है वह अगर मतलब उसमें अगर थोड़े बहुत दोष बढ़ जाते हैं, यकृत डिटॉक्सिफाई कर देता है, तो वह तो पहले तो शुरुआत यकृत में उतना ज्यादा नहीं होती, क्योंकि यकृत खुद ही सक्षम है कि वो शरीर से विजातीय द्रव्यों का पाचन करके और उसको मल के रूप में निकाल दे। इसी तरह से हम लोग अगर देखते हैं कि
पांच भौतिक चिकित्सा में ऐसा बताया कि रक्त पित्त की चिकित्सा में शरीर से रक्त अगर प्रमाण से ज्यादा बाहर चला गया तो रक्त पित्त की चिकित्सा में बोला है कि सामान्य विशेष सिद्धांत से बताया है कि मधु के साथ किसी प्राणी का रक्त पीने के लिए बोला है, या फिर आम पित्त युक्त यकृत खाने के लिए बोला है, मतलब कच्चा यकृत खा ले, पित्त युक्त जो है यह कहा है। इसका मतलब ये है कि यकृत जो है पित्त और रक्त को उत्पन्न करने के लिए बताया गया है। उसके बिना यकृत का खंड जो खाने के लिए देते हैं उसका कोई प्रयोजन नहीं समझ आता है। मतलब यकृत से यकृत की वृद्धि होती है। कल किसी ने चर्चा किया था, डॉक्टर रवि सर ने किया था कि हम लोग लीवर डिजीजेस में बकरे का जो लीवर है उसका पाउडर बना के त्रिकट्टू में भून के और उसको खाने के लिए देते हैं, तो लीवर डिजीजेज में सिरोसिस वगैरह में फायदा होता है। तो ये सच में है कि समान गुण से समान गुणों की वृद्धि होती है। यकृत खंड खाने के लिए दिया तो उससे यकृत में जाकर रक्तोत्पत्ति ज्यादा होकर यकृत को मदद मिलती है, और उससे जो रक्त पित्त जैसी व्याधि है, जो रक्त बहुत ज्यादा निकल रहा है, उसमें थोड़ा सहायता मिलती है। इसी तरह से रक्त स्त्राव का भी, रक्त मोक्षण का भी बहुत ज्यादा महत्व है। अगर हिपेटोमेगैली है, स्प्लीनोमेगैली है, तो हम लोग विशेष से वहां पे ह्रास हेतु विशेषस्य, ये जब हम बोलते हैं तो इसी को अप्लाई करके यकृत में अगर हिपेटोमेगैली है तो हम लोग राइट साइड में मतलब वेन से हम लोग थोड़ा सा रक्त निकाल देते हैं। प्लीहा में अगर बढ़ा है तो लेफ्ट साइड में वहां से जो वेन से वहां से रक्त निकाल देते हैं, तो रक्त की थोड़ा शुद्धि हो जाती है, थोड़ा प्रेशर है वो कम होके फिर हिपेटोमेगली स्प्लेनोमेगली में थोड़ा आराम पड़ता है। और फिर इसी के साथ में हम लोग क्या करते हैं कि हिपेटोमेगली स्प्लेनोमेगली है तो विरेचन भी हम लोग कभी कभी दे देते हैं। और इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि यकृत और प्लीहा दोनों की उत्पत्ति रक्त से हुई है, दोनों के काम अलग अलग हैं। तो ये हमें इतना समझ गया और इसका एप्लीकेशन आगे और बताएंगे पेशेंट में। इतना हो गया। इसी तरह से अब आते हैं किडनीज पे। मूत्रपिंड, तो रक्त मेद के प्रसाद भाग से वृक्कों की उत्पत्ति होती है। और जो मूत्रपिंड का संबंध उससे संबंधित जितने भी विषय वर्णित हैं वो ग्रंथों में है, तो उसमें बस ये बोला है कि मूत्रपिंड जो है मृदु अवयव है जिसको वृक्क की भी बोला है, और ये मात्र वंशीय है, मात्रज अवयव है। और इसकी उत्पत्ति क्या बताई है सुश्रुत के डल्हनाचार्य जी ने, और सुश्रुत ने क्या बताई है कि रक्त के साथ मेद धातु जब मिल जाता है तो रक्त और मेद के प्रसाद भाग से यह वृक्क बनते हैं। और हम लोग देखते हैं कि रक्त के साथ रस रक्त मांस मेद ऐसे जब बनता है तो मेद धातु है जो चौथा धातु है, तो वह धातु जो है वो गर्भ में ही व्यक्त होने लगता है, और फिर रक्त के साथ मेद का प्रसाद भाग बन के फिर किडनीज की उत्पत्ति होती है। ये एम्ब्रियोलॉजी हमारे आयुर्वेद शास्त्र ने बताया है। इस टाइम पे सार भाग जरूर होना चाहिए यकृत और प्लीहा के आगे। फिर हमें ये देखना चाहिए कि वहां पे अम्ल धर्मता और क्षार धर्मता को बैलेंस करने के लिए मूत्रपिंड होना बहुत जरूरी होता है। उसी तरह से रक्त का जो भी दुष्टि है, जो गंदगी है रक्त का, वो निकालने के लिए जो किडनीज जो हैं वह पूरी तरह से साफ करती हैं। अब हम इसका प्रैक्टिकली अप्रोच देखते हैं कि जैसे कि कोई धूप में घूम के आया तो उसका मूत्र का रंग जो है वो कुछ बहुत ज्यादा स्कैंटी होने लगता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। मतलब कैसे ना कैसे रक्त का जो गंदगी है वो इससे ही निकलना चाहिए, निकलता है। और बहुत ज्यादा धूप में घूमे तो पित्त का प्रकोप हो जाएगा, रक्त की दुष्टि होगी, और फिर मूत्र का कलर भी चेंज हो जाता है। उसी तरह से अगर कामला रोग है उसमें मूत्र का रंग जो है वो पीला हो जाता है। मतलब कामला रोग का मतलब क्या है कि कामला में, बहुपित्त कामला में पित्त जो है वह बहुत ज्यादा दूषित पित्त जो है वो रक्त में मिला है, और फिर वो किडनी के थ्रू बाहर निकलने लगता है, किडनी से फिल्टर होकर निकलने लगता है, तो मूत्र का रंग पीला आने लगता है। इसी तरह से बुखार में भी मूत्र का रंग जो है जैसे दोष रहेंगे उस तरह से मूत्र का कलर चेंज होने लगता है। प्रमेह व्याधि में भी मूत्र का रंग चेंज होने लगता है। मतलब किसी ना किसी तरह से यही है सिद्धांत की, रक्त की दुष्टि को साफ करने का कार्य जो रहता है, बैलेंस करने का, अम्ल अम्ल धर्मिता और क्षार धर्मिता को बैलेंस करने का काम करता है, तो मूत्रपिंड ही करता है। अब हम लोग देखेंगे तो मीजल्स बीमारी है, उसका परिणाम किडनीज पे लॉन्ग टर्म में दिखाई देता है। अगर पहले किसी को मीजल्स हो गए तो किडनी फेलियर में वो पेशेंट जाएगा, किडनी के डिजीज होंगे, कुछ ना कुछ नेफ्रोटिक सिंड्रोम या पाइलोनेफ्राइटिस या कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। वहां पे स्वेलिंग आ जाती है, कभी कभी मूत्राघात, मूत्र कृच्छता ये दिखता है। तो हम लोग को हिस्ट्री में जरूर पूछना चाहिए कि पहले चिकन पॉक्स, फिर मीजल्स,
ये बीमारियां स्मॉल पॉक्स ये तो हो नहीं गई है, या बुखार का कुछ पहले फीवर वगैरह हुआ था क्या, क्योंकि वो किडनी पे जरूर उसका इफेक्ट आता है। इसी तरह से रक्त पित्त का प्रकोप होने की वजह से मूत्र का रंग भी चेंज हो जाता है, कभी कभी पीला आने लगता है। और अलग अलग संप्राप्ति से जो रक्त पे जो परिणाम होते हैं अलग अलग व्याधियों में, विसर्प व्याधि, कुष्ठ व्याधि, जो रक्त पे परिणाम आता है उसका जरूर छाया जो है, उसका इमेज जो है वो हमें मूत्र में जरूर दिखाई देने लगता है। तो रक्त में जितने भी पदार्थ हैं, विषारी पदार्थ हैं, वह सब मूत्र पिंड से ही बाहर जाते, मतलब वो बाहर फेंके जाते हैं, एक्सक्रीट होते हैं। और यकृत प्लीहा तो एक जैसे ही हैं, लेकिन मतलब रक्त धातु से बना है, लेकिन जो मेद है, मेद और रक्त के प्रसाद भाग से वृक्क बना हुआ है, उनका कंस्टिट्यूएंट्स जो है वो थोड़ा अलग है। उसी तरह से बताया सुश्रुत संहिता में कि मेधा स्नेह स्वेदो दृढ़त्वम, मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि मेद जो है, मेदोवस्त्रोदस का मूल स्थान यकृत जब बोला है, तो वहां पे स्नेह होना भी बहुत जरूरी है। और जब हम मेद पे काम करते हैं तो उससे क्या होता है कि किडनी पे जैसे हम मेदोपाचक जैसे द्रव्य देते हैं, जो मेदोवस स्रोतस में जो आम है वह पूरी तरह से पचा देता है, तो उससे मूत्रपिंड को ताकत आती है। उसी तरह से जब हम रक्त पाचक देते हैं, रक्त और मेद के प्रसाद भाग से वृक्क बना है, तो हम लोग रक्त पाचक और मेदोपाचक इसलिए देते हैं, तो उससे किडनीज को ताकत आती है। आप लोगों ने भी देखा होगा बहुत सारे जो किडनी पे काम करने वाले लोग हैं, वो लोग जब, जैसे अनुरिता मैम भी बताती हैं, मीनल गुप्ता मैम भी बताती हैं, जो लोग भी किडनी पे काम करते हैं वो लोग जरूर बोलते हैं कि हम रक्तपाचक मेदोपाचक दिए तो हमारे पेशेंट का यूरिया क्रिएटिनिन ठीक होने लगा, बैलेंस में आने लगा, और यूरिन अच्छे से होने लगा, किडनी नेफ्रॉन्स अच्छे होने लगे। तो हमारा सिद्धांत 100% वहां पे परफेक्ट रहता है। उसी तरह से मेद में स्नेह होता है, मेद धातु का पोषण जो अगर अच्छे से हो रहा है तो मूत्र पिंडों का भी पोषण अच्छे से होने लगता है। रक्त में विष जो है वो बाहर डालने का काम कौन करता है, तो वहां से मतलब बाहर डाल के फिर निकालने का काम स्नेहन धर्म अगर होगा तभी वह किडनी अच्छा काम करता है। अगर स्नेह धर्म कम होने लगा, और जैसे कि हम लोग डायलिसिस के बाद देखते हैं, बार बार डायलिसिस करते हैं, तो शरीर का जो स्नेहांश है वह कम होने लगता है और किडनी श्रिंक होने लगती है, श्रंकन किडनी ऐसे दिखने लगता है। मतलब किसी ना किसी तरह से ये माना जाता है कि स्नेहन रहना जरूरी है, नहीं तो उसका इफेक्ट जरूर किडनी पे आएगा। और उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि कोई भी चीज जो है द्रव पदार्थ बाहर निकल रहे हैं, तो जैसे कि हम लोग तेल खा रहे हैं या कुछ भी चीज खा रहे हैं, तो वो तो पच जाता है, यकृत और प्लीहा वगैरह से पच जाता है, लेकिन एक्सक्रीट होने का कार्य जो है, जो भी चीज हम खाएंगे उसको एक्सक्रीट होने के लिए किडनी का जरूर रोल रहता है, जो द्रव पदार्थ निकल रहा है यूरिन के थ्रू निकल जाता है। उसी तरह से एक जो शरीर में क्लेद है, तो वह क्लेद है वो स्वेद से भी निकलता है। अगर वो सूख गया तो उसका इफेक्ट जरूर यूरिन पे आता है। और विषारी तत्व जो स्वेद से निकलना चाहिए वह स्वेद से ना निकल के वह मूत्रपिंड पे प्रेशर आ जाता है, और मूत्रपिंड जो रहता है वह वहां से मतलब वो गीलापन और क्लेद वो थोड़ा कम होने लगता है। तो फिर हम लोग आगे देखते हैं तो और भी सिम्टम्स अभी आएंगे। मेद धातु का सार भाग या प्रसाद भाग, मेदोवस्त्रोदस का मूल भाग जो है वो वृक्क है, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। उसी तरह से मूत्र पिंड पे जब सूज आ जाती है, किसी ना किसी तरह से विकृति आ जाती है, विष तत्व ज्यादा बढ़ जाते हैं और वो यूरिन से नहीं निकल पा रहे हैं, किडनी पे प्रेशर आ रहा है, तो ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। ये अप्पा शास्त्री जी ने बताया है। क्या बताया है कि कमर में और पेट में दुखने लगता है अगर किडनी में पाइलोनेफ्राइटिस हो गया या नेफ्राइटिस हो गया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, किडनी में सूज आया मूत्रपिंड पे, तो कमर में और पेट में दुखने लगता है। सुबह शाम के टाइम पे खासकर अंग गर्म ऐसे दिखाई देने लगता है, मतलब थोड़ा सा शरीर में बुखार आने जैसा होने लगता है, नेफ्राइटिस जब कंडीशन कोई इन्फ्लेमेशन होगा तो। उसी तरह से पूरे शरीर में रैशेस आने लगते हैं, अम्ल पित्त का उपद्रव शुरू होता है। आप लोगों ने देखा होगा यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ता है तो रोगी को उल्टी आने लगता है। अम्ल पित्त जो द्रव गुण से बढ़ जाता है वह अम्ल धर्मिता बढ़ने की वजह से वो दिखाई देने लगता है। उसी तरह से मल शुद्धि अच्छे से नहीं होती है, वृषणों से बहुत ज्यादा ऐसे खिंचाव होने लगता है, मतलब स्कॉटल पेन शुरू हो जाता है। उसी तरह से मस्तिष्क है जकड़ गए ऐसा फीलिंग होने लगता है, चलते चलते इम्बैलेंस हो रहा है, यह दिखाई देने लगता है। यूरिया क्रिएटिनिन अगर बढ़ गया, मतलब एक तरह से मूत्रपिंड में विकृति आ गई, तो ये सारे सिम्टम्स आने लगते हैं। फिर शाम के टाइम पे बहुत ज्यादा थकावट आ जाती है, ग्लानी होने लगती है, चलते चलते इम्बैलेंस होने लगता है।
फिर दमा, सांस फूलने लगती है, दमा जैसा होने लगता है, खांसी आती है, जॉइंट पेन होने लगता है, भूख नहीं लगती है। जब भी यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा और किडनी पे असर हुआ या एल्बुमिन बढ़ा, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट जो निकलना चाहिए वो अगर ऐसा हुआ तो फिर भूख नहीं लगता है, फिर चक्कर आने जैसा लगता है, हाथ पैर में जलन होने लगती है, यूरिन में जलन होने लगती है बहुत ज्यादा। मूत्र का विसर्जन करते टाइम ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा होल्ड करके रखा है, मतलब यूरिन एम्प्टी नहीं हो पाता है, रेसिडुअल यूरिन बढ़ जाता है या फिर बहुत ज्यादा अनकंट्रोलेबल निकलने लगता है, अति प्रवृत्ति होती है, अल्प प्रवृत्ति होती है, या ड्रॉप ड्रॉप होने लगता है। फिर पूरा बॉडी में पेन होने लगता है, बहुत बार नींद नहीं आती है, पेट में एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है, पेट एकदम गच्च ऐसे भर जाता है, पूरा शरीर जो है वो शक्तिहीन लगने लगता है। फिर खुजली बहुत ज्यादा आती है किडनी के पेशेंट में। उसी तरह से सर्दी हो जाता है तो सर्दी भी हो जाता है और यूरिन में जलने भी लगता है, बर्निंग मिक्चुरेशन होता है, विष का प्रमाण बढ़ने से झटका आने लगता है शरीर में, फिर सर दर्द होने लगता है, फिर उसके बाद में थोड़ा सा ही यूरिन होने लगता है, भ्रम आने जैसा होने लगता है, हाथ पेट और पैर के जो तलवे हैं वो ठंडे पड़ने लगते हैं, पेट गुब्बारा जैसा फूलने लगता है, लघवी यूरिन का प्रमाण जो है कम होने लगता है और वह रुक रुक के यूरिन आने लगता है, मूत्र कृच्छता होने लगती है और बार बार मोशन को जाना है ऐसा संवेदना आने लगती है, पेट में स्टूल जो है वो हार्ड होने लगता है और मूत्रोत्पत्ति भी वो रुक रुक के होने लगती है, फुफ्फुस में मतलब सूखा होने की वजह से सांस फूलने लगती है। इतना हम लोग को दिखाई देता है। अभी मुझे पेशेंट के बारे में बताना है, लेकिन मैं अनम्यूट करता हूँ, आप लोग थोड़ा कुछ बोलिए, मैं कंटिन्यू बोला ना तो मैं थोड़ा ब्रेक चाहिए। मैं कुछ केसेस बताऊंगा आप लोग को, 1 मिनट में अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। डॉक्टर पूजा मैम आप कुछ बोलेंगी यकृत प्लीहा और मूत्रपिंड पे? डॉक्टर हाँ सर, हाँ नमस्ते, नमस्ते सर। मैंने ये कैसे जो आपने आज का बहुत ही अच्छा हुआ सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। और मैं बहुत आई रियली फील वेरी हैप्पी, आपने आज बहुत ही अच्छे से लिया है सर। ऐसे तो आप रोज बहुत अच्छे से सिखाते हो, लेकिन आज का बहुत ही अच्छा था, नॉलेजेबल। जी, अब आप तो बताइए इसमें आपने क्या हाँ, पढ़ा है? हाँ, हाँ सर, ये मूत्रपिंड का जो कंसेप्ट है ना, इसमें रक्त में प्रसादा तो विको या जो भी किडनी के पेशेंट है ना, उनमें अगर हमने सच में रक्त, हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ हाँ सॉरी, रक्तपाचक और मेदोपाचक का अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं सर। जिनमें भी पीड़न असहत्व रहता है ना मूत्रपिंड पे, तो वो पेशेंट्स में। और मूत्रपिंड का एक ही मुझे, मतलब मैं आज पर पांचभौतिक उसका दृष्टि लक्षण मैं बताना चाहती हूँ सर, कि जैसे मूत्रपिंड का दो मेन काम है, अन्न अन्न का जो भरण और पोषण, ये दो चीजें वो करते हैं। उसमें जब हम अन्न का सेवन करते हैं तो अन्न के सेवन के अन्न संस्कार होता है बॉडी का पोषण होने के लिए, उससे वो पचन व्यापार करते हैं अपने मूत्रपिंड। जैसे ही हम पांचभौतिक आहार लेंगे उनका पचन संस्कार होता है, फिर उसका सार किट्ट विभाजन, ये दो होते डिवाइड। तो सार जो प्रसाद भाग है उससे हम बॉडी को पोषण मिलता है, और किट्ट भाग है उससे विसर्जन मिलता है। तो किट्ट भाग में भी दो टाइप गिरेंगे सर, उसमें एक पार्थिव आएगा, दूसरा द्रव आएगा। तो द्रव से मूत्र का फॉर्मेशन होता है और पार्थिव से पुरुष यानी अपना जो मल प्रवृत्ति होता है उसका होता है। तो आज पर पांचभौतिक कि उनका कहना यह है कि मूत्र की निर्मित पक्वाशय से बताया है सुश्रुत संहिता में। और किट्ट भाग में भी जो मूत्र है किट्ट भाग में भी मूत्र और द्रव द्रव के अंश रहते हैं। और मूत्र निर्मित से मूत्र विसर्जन तक इन सभी में पक्वाशय, मूत्र वाहिनी की जो ट्यूब्स रहते हैं वो, बस्ती, वंशन और मेंट, इन 5 ऑर्गन्स का समावेश मूत्रपिंड ये कंसेप्ट के अंडर आता है। और रक्त दृष्टि के जहाँ पे होगी वहां पे मूत्र दृष्टि ये दिखती है, क्योंकि ये जो हमारा सूत्र है रक्त मेद प्रसाद तो वृक्को। तो फॉर एग्जाम्पल जो आपने बताया है कि ज्वर के बाद हमको वहाँ रक्त दृष्टि मिलती है, जो जीर्ण ज्वर के बाद, कामला के बाद, बहुत धूप में घूमने के बाद, और रक्त पित्त डिसीज में, और गोवर कांजना में, मेजल्स और चिकन पॉक्स में, इन सभी में मूत्रपिंड पे हमको स्पर्शासह तो मिलता है। तो अगर हम यहाँ पे मेदोपाचक और रक्तपाचक यूज करेंगे तो रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं।
और इसके साथ सर एक और पॉइंट मैं जोड़ना चाहती हूँ कि प्लीहा विकृति के भी कुछ लक्षण है उसमें, जैसे कि वाम उदरशूल मिलता है हमको, जैसे ज्वर रहा तो हमको लेफ्ट साइड में एब्डोमेन पेन मिलता है, और स्पर्शा सहत्व मिलता है अगर बहुत गैसेस का पेशेंट का प्रॉब्लम होगा तो, पीड़ना सहत्व भी मिलता है, और मुखपात और कीमोथेरेपी और स्ट्रेस और टेंशन, इनके कारण भी बॉडी में का जो रक्त धातु है उसकी उष्णता बढ़ती है सर। जिनको भी म्हणजे बुद्धेंद्रिय का कंसेप्ट भी डॉक्टर शास्त्री जी ने एक्सप्लेन किया है। जैसे कि अभी रात्रि जागरण बहुत हो रहा है तो लोगों का हम बोलते पित्त बढ़ रहा है, तो इसका मीनिंग ही यही है कि रक्त का जो उष्णता है वो बढ़ती जा रही है। जैसे टाइम बे टाइम खाना खाना चाहिए, मतलब आजकल जैसे लोग डिलेट डिनर ले रहे हैं, टाइम पे खा नहीं रहे शार हैं। धर्मियता बढ़ जा रहा है। हाँ हाँ, तो उसके कारण शार धर्मियता बढ़ जा रही है। तो इसके कारण हमको प्लीहा विकृति के सारे लक्षण मिलते हैं सर, ये जो हमारा अभी का जो लाइफस्टाइल चालू है उसमें। तो इसमें एक निदान पंचक में बताना चाहती हूँ सर आज पर पांचभौतिक चिकित्सा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं पहले हेतु बताऊंगी, फिर कौन से अवयव पे क्या परिणाम है वो बताऊंगी। फॉर एग्जाम्पल हम अगर बहुत धूप में घूम के आए तो वहां पे हमारा पित्त और वात दोष बढ़ेगा क्योंकि सनलाइट होता है, तो वहां पे मेन गुण बढ़ेगा, उष्ण तीक्ष्ण और रुक्ष गुण बढ़ता है जो कि प्लीहा पे डायरेक्टली एक्ट करता है, मतलब प्लीहा दृष्टि वहां पे स्टार्ट हो जाती है। वैसे ही अगर हम विदाही अन्न खाएंगे तो पित्त दोष प्रकोपित होके उष्ण और तीक्ष्ण गुण बढ़ेगा, तो वो यकृत और प्लीहा दोनों पे ही ये परिणाम दिखाएगा। तिक्त रस, अगर कटु तिक्त और कषाय ये तीनों रस अगर हमने ज्यादा खाएंगे तो वात और पित्त की वृद्धि होती है, और उनके साथ ही रुक्ष लघु शीत और रुक्ष ये जो गुण है ये तीनों रसों के, तो ये मेनली यकृत और प्लीहा पे ही अपने परिणाम छोड़ते हैं। वैसे ही अगर हमने बहुत देर तक नाइट में मतलब बहुत जागरण किया तो वात पित्त तो बढ़ेगा ही, उसके साथ रुक्ष और लघु गुण भी बढ़ेगा और प्लीहा पे ही उसके परिणाम दिखते हैं। और लेडीज में अति व्यायाम ये एक बताया है दाता शास्त्री जी ने, जो कि आज के हमारे जनरेशन में जो पीसीओडी इनफर्टिलिटी के जो केसेस आ रहे हैं उनमें उन्होंने ये बताया कि अति व्यायाम जो करेंगे, जिससे कि किसी भी कारणवश से अति व्यायाम कर लिया, जागरण कर लिया, तो वात तो बढ़ेगा, साथ में रुक्ष और लघु गुण भी बढ़ाएगा, उसका परिणाम अपान कक्षा मतलब गर्भाशय पे डेफिनेटली मिलता है सर। वैसे ही विदाई अन्न मतलब जो विदाई अन्न मतलब अपना विरुद्ध आहार विहार विदाई, जैसे अलग अलग आपने एक लेक्चर में बताया था कि क्रीम के साथ ऑयल खा रहे हैं, घी के साथ दही में मैरिनेट कर रहे चिकन, ये सब है। तो इससे पित्त का उष्ण और तीक्ष्ण गुण भी बढ़ता है और वो यकृत प्लीहा और गर्भाशय तीनों पे भी अपना असर छोड़ता है। ये थैंक यू सर। हाँ, मैंने अप्पा शास्त्री जी ने कुछ कुछ अनुभव बताए जो हमारे लिए भी बहुत काम आने वाले हैं। उन्होंने बताया कि कुछ केसेस बताए। उन्होंने बताया कि एक मेरे पास एक पेशेंट था, वो दिखने में बहुत ज्यादा बूढ़ा ऐसा दिख रहा था, वृद्ध दिख रहा था, और उसको ना बहुत ज्यादा सांस फूल रही थी, दमा जैसे हो रहा था, और उसके बाद में श्वास भी बहुत मुश्किल से छोड़ रहा था, सांस लेना और छोड़ना बहुत मुश्किल से हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया, वैद्य दातार शास्त्री जी ने उसका एब्डोमिनल एग्जामिनेशन किया, तो उसको ना नाभि के पास ना बहुत ज्यादा दुख रहा था ऐसा पता चला, और यूरिन का प्रमाण जो था बहुत ही कम था, और यूरिन जल रहा था और रेड कलर का आ रहा था और कम मात्रा में आ रहा था, और ये पेशेंट को सांस फूल रहा था बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा थोड़ा थोड़ा कफ भी निकल रहा था। तो इन्होंने क्या किया कि सुबह शाम पांचभौतिक चिकित्सा में स्वदंशादि गुगुल शुरू कर दिया, और फिर उसके बाद में देते ही और न खाने के बाद थोड़ा सा खांसी के लिए इन्होंने कुछ ऐसे दे दिया, मतलब खांसी के लिए जो वरांगा क्षार वगैरह दे दिया इन्होंने मधु के साथ, तो और सांस के लिए दे दिया, और मूत्र विशोधन कल्प इनका कुछ है वो दे दिया, और स्वदंशादि गुगुल देने के बाद ना यूरिन इतना अच्छे से होने लगा, रक्त में जितने भी विषारी तत्व थे वो सब निकलने लगा, विषारी तत्व निकलने से श्वास का वेग जो है वो कम होने लगा। और इन्होंने फिर देखा था ना, इनको जो किडनी पे जो स्वेलिंग दिख रही थी, नाभि के उधर भी स्वेलिंग दिख रही थी, वह स्वेलिंग भी कम होने लगा, और रोगी का 8 दिन में पूरा स्वास्थ्य ऐसे लाभ होने लगा। और ये इतना कम मात्रा में देते हैं,
स्वदंशादि गुगुल इतना कॉस्ट इफेक्टिव होता है, पेशेंट को तुरंत ही फायदा होने लगा। ये इन्होंने एक केस बताया। डॉक्टर पूजा जी, ये मूत्र विशोधन कल्प क्या होता है इनका पांच भौतिक में? हाँ सर, मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं बताती हूँ सर, 2 मिनट। अच्छा, मूत्र विशोधन कल्प के बारे में इन्होंने उल्लेख किया है, मुझे उसके बारे में मालूम नहीं है। स्वदंशादि गुगुल तो नाम सुना है, 20 ड्रग मालूम है, लेकिन मूत्र विशोधन कल्प में कुछ तो है, वो डाल दिया था। उसी तरह से इन्होंने एक और केस बताया कि एक पेशेंट आया, उसमें ना पैरों में बहुत ज्यादा जड़ता था, चलते चलते ऐसे लग रहा था कि गिर जाएगा, मल शुद्धि अच्छे से नहीं हो रहा था, वायु का अनुलोमन भी ठीक से नहीं हो रहा था। उन्होंने चेक किया तो मूत्रपिंड पे, मैं आप लोग को उदर परीक्षण सिखाऊंगा लाइव किसी पेशेंट में कि किस तरह से नाद परीक्षा करते हैं। तो उन्होंने नाद परीक्षा किया तो यहाँ पता चला कि किडनीज के उधर ना स्वेलिंग बहुत ज्यादा है, यूरिन की उत्पत्ति कम हो रही थी, और मतलब ऐसा लग रहा था कि यूरिन अच्छे से नहीं हो रहा है। और फिर रोगी का ऑक्यूपेशन देखा तो उसका घूमने का बहुत ज्यादा काम था, वो दिन भर घूमते रहता था। तो इसलिए यूरिन होने के लिए, मूत्रोत्पत्ति होने के लिए स्वदंशादि गुगुल इन्होंने शुरू किया। उसके बाद में ये अप्पा शास्त्री कहीं गांव चले गए, फिर 8 दिन के बाद आए तो वो पेशेंट इनसे मिलने आए तो बहुत ही खुश था। चलते टाइम वो जो ऐसे लग रहा था कि गिर जाएगा, वो ठीक होने लगा। फिर उसके बाद में मूत्रोत्पत्ति का प्रमाण बढ़ने लगा और मल शुद्धि भी होने लगा। मतलब एक सिंगल ड्रग स्वदंशादि गुगुल से इतना फायदा हुआ। फिर उसके बाद में वो उसने बोला कि मेरा पैर जो जड़ होता था वो नहीं हो रहा है, गिरने जैसा नहीं हो रहा है, मल शुद्धि अच्छे से हो रहा है, 3-4 बार हो रहा है। और पेट में उन्होंने चेक किया तो वहां पर भी जो कड़कपना था और किडनीज के बाद भी वो नरम नरम दिखने लगा, किडनीज पे जो स्वेलिंग वो भी कम होने लगा। तो इन्होंने टोटल ना 3 हफ्ते दवाई दिया और 3 हफ्ते में रोगी पूरी तरह से ठीक हो गया, ऐसा इन्होंने बताया। हाँ पूजा मैम, आपको कुछ बोलना है? सर मैं ग्रुप में डालूंगी मूत्र विशोधन का, तो चलेगा सर? हाँ कुछ तो है हाँ कल जो मेरे को अभी है, नहीं। मुझे वो पता है कल का डिटेल्स, लेकिन उसका कंटेंट्स अभी याद नहीं आ रहा है मुझे। मैं आपको पूरा नोट्स डालती हूँ सर ठीक व्हाट्सएप है, में अपने। ठीक है। हाँ, क्योंकि आकांक्षा पूरा मैम, मैं कंप्लीट ही बताएंगे। हाँ ठीक है, मैं भी तब तक हाँ। ढूंढ लूंगा ना। ये मेरे पास आपको मालूम नहीं मैं कहाँ कहाँ से लेके आया हूँ सब। अभी आकांक्षा मैम, आपको कैसा लगा आज का? आकांक्षा मैम, अंजना मैम, आपको कैसा लगा? अब सर नमस्कार। हाँ, आपको कैसा लगा ये सब? बहुत बढ़िया सर, पूरा कंसेप्ट पूरा क्लियर होना पड़ेगा इसको इसको जानने के और लिए। डीप में जाना पड़ेगा। पूरा पूरा और आप लोगों को शायद मालूम नहीं है, मैं मराठी पढ़ रहा था लेकिन हिंदी में बोल रहा था। मतलब मेरा ओहो मराठी का जी पास्ट जी। है कि मराठी पढ़ के और हिंदी में बोलो, समझा? ओह इंस्टेंटली सर, अभी मराठी इंस्टेंट, जैसा। मैंने हाँ सुबह से ग्रेट। किताब नहीं खोली थी, मेरे पास पूरा दिन पेशेंट थे, मैं इंस्टेंटली ऐसे वाह मराठी देख रहा था और हिंदी बोल रहा था, इतना फास्ट ग्रेट ट्रांसलेट सर। करके बोल रहा था। थैंक यू सर, आप हमारे लिए ग्रेट। बहुत मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरे को आज किताब खोलने का टाइम ही नहीं मिला, सर ने बोला था कि ये पढ़ा दीजिए, तो फिर मुझे टाइम ही नहीं मिला। ठीक है, फिर सर अभी बहुत अच्छा सर सेशन वो था। जो, हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ बोलिए हाँ मैडम सर, मुझे मिल प्लीज। गया नोट्स मेरा, एक हाँ बच्चे बताइए में। बताइए। हाँ सर, एक्चुअली मूत्र विशोधन कल्प है ना, उसमें गोक्षुर है 1 kg और धमासा और लकड़ी पाषाण, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है सर वो। और उन्होंने उसको काढ़ा फॉर्म में बनाया, जैसे हम लोग ये बनाते ना धाइटी के फूल और शुगर, ये बना के हम जो बनाते हैं ना काढ़ा, आसवरिष्ट, हाँ यस हाँ, आसवारिष्ट, वो फॉर्म में बनाया है। और हाँ। ये सुबह और शाम आनंद काल, मतलब रसायन काल 6 AM 6 PM में दिया जाता है। मेनली इसमें क्या है, पूरे जो ड्रग्स है ना, वो मूत्रपिंड पे जो विकृति आती है उस पे काम करने के लिए यूजफुल है, जैसे कि गोखरू हो गया, धमासा हो गया, लकड़ी पाषाण हो गया। ये तीनों भी पृथ्वी, आप और आकाश और वायु, ये महाभूत प्रधान है। तो ये बाय नेचर ही शीत रहते हैं और दीपन, भेदन और लघु रहते हैं, इनके गुण है। तो इसमें मेनली गोखरू आ गए, वो है अश्मरियर, धमासा है मदभ्रांतियर, और लकड़ी पाशा रुत रुजाजित बताया गया है। तो कास और श्वास में इनका यूज किया जाता है सर, क्योंकि कास और श्वास जहाँ पे ऐसा हिस्ट्री हमको मिलेगा कि जैसे कि एबॉर्शन का पेशेंट है,
बहुत ट्रैवलिंग करने वाला पेशेंट है, या फिर बहुत एक्सेसिव एक्सरसाइज करने वाला पेशेंट है, मल मूत्र का जो विधारण करने वाले पेशेंट है, या फिर सीवियर कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट है, जहाँ पे ये इन सभी कारणों से हमको अपान वायु की दृष्टि मिलती है, अपान वायु प्रतिलोमित हो जाता है, वो प्रतिलोमित होके समान वायु के कक्ष में जाके समान वायु को भी बिगाड़ता है और प्राण वायु को भी बिगाड़ के कास और श्वास, मतलब उदान और प्राण, इनका इन्वॉल्वमेंट होकर जहाँ कास और श्वास निर्मित होगी वहां पे ये कल्प यूज किया जाता है सर। जो आपने अभी केस डिस्कस किया ये था मैंने ना, सुरू सर के लेक्चर में सुना था, लेकिन मेरे को याद नहीं आ रहा, अभी याद आया। हाँ सुरू सर के, हाँ, और सुरू सर के वो मैडम ने एक अभी कुटकी तेल का भी पूछा था ना बीच में, आकांक्षा मैडम ने, वो सुरू सर के लेक्चर में मैंने भी सुना था। मैं वो फाइंड आउट कर रही हूँ जब से मैडम ने मुझे कर याद दिलाया। एक काम करेंगे पूजा मैम, आपके नोट्स का पूरा जेरोक्स बना के मैं एड्रेस देता हूँ, मुझे कुरियर कर दीजिए ना कल। अच्छा अच्छा सर, यहाँ आयुष दर्पण के सभी लोगों को मिलेगा ना वो नोट्स? हाँ, नो प्रॉब्लम सर, मैं आपको कॉल करके आपको मैं बता भी, मतलब वो पूरा, मैं मम्मी आज ही पुणे आई है सर, पहले ही बात होता तो तुम्हें भेज देती थी। कोई बात नहीं, आप कुरियर करिए ना, एक दिन में तो मिल जाएगा। ठीक है सर, मैं करती हूँ। और ये कल्प है ना, हाँ सर, मूत्राश्मरी, मूत्र अल्पता और म्हणजे अधोदर शूल जो रहता है ना, जो हमारा क्षारधर में उष्णता अगर बढ़ेगी तो जो पेट में दर्द होता है, जो अभी आपने एक केस में बताया था ना, और वैसे केसेस में ये मूत्र विशोधन काढ़ा ये यूज किया जाता है। क्या है ना, आप नोट्स भेजेंगी तो यहाँ सब लोगों को फायदा होगा। ऐसे मेरे पास बुक्स में सब है, लेकिन वो ढूंढना पड़ेगा ना, ये कहाँ है, वो कहाँ है। मेरा भी क्या हो रहा है सर, आप हिंदी बुक पढ़ रहे हो ना, वो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, देखा भी नहीं। अभी मैं आपके लिए मैं वो मंगाने वाली थी कि मैं आपके साथ चल सकूँ सर। अच्छा ठीक है, तो मैं एड्रेस देता हूँ, आप जेरोक्स करके मुझे कल भेज दीजिए। हाँ सर, हाँ सर, थैंक यू। हाँ सर, आपका सर ये लकड़ी पाषाण क्या होता है सर? लकड़ी पाषाण ये होता है ना, पाषाण भेद। पाषाण भेद को लकड़ी पाषाण। जी जी। पूजा मैम आपके नोट शायद मराठी में होंगे। हाँ सर, मैं हिंदी में कन्वर्ट करने आप ट्रांसलेट मत करें, मुझे मराठी पढ़ के, मैं एक बार इंस्टेंट पढ़ के अचानक फास्ट फास्ट बोल सकता हूँ, मेरे को इतना फास्ट है। ठीक है सर, आप जैसा है वैसे ही मुझे जेरोक्स करा के और मुझे कल भेज दीजिए। हाँ सर, हाँ ठीक है, श्योर सर। थैंक यू सभी लोग को, थैंक यू, प्रणाम। अभी हम लोग 8:15 बजे फिर मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम पाठक सर। प्रणाम। हेलो, हाँ जी बताइए। हाँ मेरे भैया सेशन में हैं तो अभी नहीं, अभी 8:15 बजे मिलेंगे नया सेशन में। अभी हमें ब्रेक 15 मिनट का। अच्छा ठीक है। थैंक यू पाठक सर, बहुत अच्छा आपने समझाया, थैंक यू सो मच। थैंक यू।